हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जोरिस्पोंडेंस के बारे में, जो कि हमारा जोरिस्पोंडेंस का सेकेंड टॉपिक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। द हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जोरिस्पोंडेंस बिलीव्स दैट लॉ इज नॉट क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेचर और सॉवरेन। मतलब कि लॉ जो है लेजिस्लेचर और सॉवरेन के द्वारा नहीं बनाया जाता है। इट डेवलप्स ग्रेजुअली थ्रू द कस्टम्स, ट्रेडिशंस, बिलीव्स एंड सोशल प्रैक्टिसेज ऑफ द पीपल। मतलब जब हम आस्टिन वाले में बात किए थे तो उसने कहा था कि जो सॉवरेन है वो लॉ बनाएगा और उसे हम फॉलो करेंगे वरना सेक्शन होगा। बट इस केस में जस्ट अपोजिट है। हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जोरिस्पोंडेंस में इसने कहा गया है कि लेजिस्लेचर और सॉवरेन का इसमें कोई रोल नहीं है। इट डेवलप्स ग्रेजुअसली थ्रू द कस्टम्स, जो हमारे सोसाइटी के या कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस है, बिलीव्स है, सोशल प्रैक्टिसेज ऑफ पीपल, इससे ये डेवलप होता है। लॉ इज़ देयरफॉर फाउंड नॉट मेड। मतलब लॉ को बनाया नहीं जाता है, लॉ को बनाया नहीं गया है। ठीक है, लॉ मिला है हमें विरासत से, ठीक है, और सोशल प्रैक्टिसेस से। इट इवॉल्व्स ऑर्गेनिकली विद द सोसाइटी। मतलब जो पहले से मिला है कस्टम, ट्रेडिशन से, और प्लस जो सोसाइटी हमारा ग्रो कर रहा है उसके वो लॉ बनता है, डेवलप होता है। ठीक है, तो फादर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल कौन थे? फ्रेडरिच कार्ल वॉन सेविग्नी, जो कि 1779 से 1861 तक रहे। इनका फेमस मैक्सिम था लॉ इज़ फाउंड नॉट मेड। कहने का मतलब लॉ हमें मिलता है अपने आप बन के, नहीं कि बनाया जाता है। और लॉ कैसे मिलता है? वो हमें कस्टम, ट्रेडिशंस, बिलीव, सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ पीपल या फिर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी से। आगे बढ़ते हैं। द हिस्टोरिकल स्कूल डेवलप्ड इन द 19th century in Germany as a reaction against नेचुरल लॉ स्कूल, एनालिटिकल स्कूल, जॉन अस्टिन जिसने हमें एनालिटिकल स्कूल दिया, रैपिड कोडिफिकेशन ऑफ लॉज। मतलब जो ये हिस्टोरिकल स्कूल का डेवलपमेंट हुआ था ये 19th सेंचुरी में जर्मनी में हुआ था। किसके अगेंस्ट? नेचुरल लॉ, एनालिटिकल स्कूल, जॉन अस्टिन्स, रैपिड कोडिफिकेशन ऑफ लॉज के अगेंस्ट। Savigny argued that every nation has its own history, culture, language, and customs. Therefore, every nation should develop its own legal system instead of copying another country's law. उसने कहा कि हर एक नेशन का अपना हिस्ट्री होता है, कल्चर होता है, ट्रेडिशंस होता है, लैंग्वेज होता है, कस्टम्स होते हैं। ऐसा नहीं कि जो है दूसरे कंट्री का चुपचाप से लॉ उठा के कॉपी कर लिए, तो वो नहीं है। तो उसने यही कहा कि एवरी नेशन शुड डेवलप इट्स ओन लीगल सिस्टम इंस्टेड ऑफ कॉपिंग अनदर कंट्रीज लॉ। तो इसके मेन फीचर्स क्या क्या थे? लॉ डेवलप्स ग्रेजुअली, कस्टम्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ, लॉ रिफ्लेक्ट सोसाइटीज हिस्ट्री, लॉ चेंजेस एज सोसाइटी चेंजेस, लॉ हैज ए नेशनल कैरेक्टर, लेजिस्लेचर शुड नॉट मेक लॉ अगेंस्ट सोशल कस्टम्स, एवरी लीगल सिस्टम इज यूनिक। तो उनके जो मेन फीचर थे हिस्टोरिकल स्कूल के वो ये थे। अब इनके जो मेन ज्यूरिस्ट थे हिस्टोरिकल स्कूल के, या जो इसको हम थिंकर्स कहते हैं, वो पहला थे फ्रेडरिच कार्ल वॉन सेविग्नी, 1779 से 1861 तक। इंट्रोडक्शन इसका है, ये एक जर्मन ज्यूरिस्ट थे, फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल थे। ये अपोज्ड इमीडिएट कोडिफिकेशन ऑफ जर्मन लॉ। इनका कहना था कि तुरंत जो है लॉ को कोडिफाई नहीं कर ले, मीन्स उसे लिख के कोड ना बना ले, इसको इवोल्यूट होने दे, धीरे धीरे मैच्योर होगा फिर अपने आप उसको कोडिफाई करे। बिलीव्ड लॉ ग्रोज नेचुरली लाइक लैंग्वेज। अब आते हैं सेविग्नी थ्योरी वोल्केजिस्ट। तो सेविग्नी एक थ्योरी दिया था, वोल्केजिस्ट नाम है जिनको हम कहते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सेविग्नी इज वोल्केजिस्ट। इसमें ये कहा गया था कि स्पिरिट ऑफ पीपल और नेशनल कंसियसनेस। मतलब अकॉर्डिंग टू सेविग्नी एवरी नेशन पोजेसेस ए कॉमन स्क्रिप्ट, लॉ ग्रोथ फ्रॉम दिस स्क्रिप्ट, कस्टम एक्सप्रेस द वोल्केजिस्ट, जजेस डिस्कवर एग्जिस्टिंग लॉ रेदर देन क्रिएट इट। इसने कहा कि जज जो है एग्जिस्टिंग लॉ को देखेगा ना कि उसको क्रिएट करेगा। स्पिरिट ऑफ पीपल, नेशनल कंसेंसस। फेमस कोट, लॉ ग्रोज विद द ग्रोथ ऑन स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ विद द स्ट्रेंथ ऑफ पीपल। तो उनका एक लाइन में ये था कि लॉ जो है ग्रो होगा पीपल के बेस पे, वो चेंजेस होगा, कस्टम होगा, स्ट्रेंथ होगा, सोसाइटी ग्रोथ करेगा, उसके हिसाब से लॉ भी अपना ग्रोथ करेगा, स्ट्रेंथ होगा।
स्टेजेस ऑफ लॉ सेविग्नी। फर्स्ट स्टेज, लॉ एग्जिस्ट एज ए कस्टम। उनका कहना था कि लॉ जो है एक हमारे साथ ट्रेडिशन कस्टम्स है, ठीक है, वहाँ से मिला है। सेकेंड स्टेज में लॉ को जो है थोड़ा सा ज्यूरिस्ट अपने हिसाब से डिफिनेट करेंगे। लॉ बिकम्स मोर डिफिनेट थ्रू ज्यूरिस्ट, मतलब ज्यूरिस्ट उसको और थोड़ा मैच्योर करेंगे। और उसके बाद थर्ड स्टेज है लेजिस्लेशन में कोडिफाई एग्जिस्टिंग लॉ। उसके बाद लेजिस्लेशन आके क्या करेंगे, उसको लगेगा कि हाँ ये सब चीज़ ठीक है, इस हिसाब से होना चाहिए, तो जो है जब मैच्योर हो जाएगा लॉ हमारा कस्टम लॉ, देन उसको वो कोडिफाई करके एक लॉ प्रॉपर लॉ पास करेंगे। अब व्यूज ऑन कोडिफिकेशन। सेविग्नी अपोज्ड इमीडिएट कोडिफिकेशन, मतलब तुरंत कोडिफाई नहीं करे जब तक मैच्योर ना हो। रीजन जर्मनी हैड डिफरेंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, अ यूनिफॉर्म कोड वुड डिस्ट्रॉय द ऑर्गेनिक डेवलपमेंट ऑफ लॉ। उनका कहना था कि जर्मनी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कस्टम्स और ट्रेडिशंस है, अगर हम अचानक से यूनिफॉर्म कोड ले आते हैं तो वो हमारा ऑर्गेनिक डेवलपमेंट जो है डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए हमें क्या करना है कि जो है पहले मैच्योर होने दें ज्यूरिस्ट लेवल पे, देन हम उसको जो है उसको कोडिफाई करेंगे। ही आर्ग्यूड कोडिफिकेशन शुड अकर ओनली आफ्टर द लॉ हैज़ फुल्ली मैच्योर्ड। उनका कहना था कि लॉ अगर फुल्ली मैच्योर्ड हो जाता है देन हम उसको कोडिफाई करेंगे। कंट्रीब्यूशंस, फाउंडेड हिस्टोरिकल स्कूल, इंट्रोड्यूस्ड वोल्केजिस्ट, recognized custom as the main source of law, emphasized legal history, influenced German civil code indirectly, influenced sociological jurisprudence। तो इनका ये सारा कंट्रीब्यूशन था हमारा वोल्केजिस्ट का, सेविग्नी का, फ्राइडरिच सेविग्नी। मेजर पब्लिकेशंस, इनके जो मेजर पब्लिकेशन थे, ऑन द वोकेशन ऑफ आवर एज फॉर लेजिस्लेशन एंड जुरिस्प्रूडेंस 1814 में, सिस्टम ऑफ द मॉडर्न रोमन लॉ, द लॉ ऑफ पोजेशन 1803, हिस्ट्री ऑफ रोमन लॉ इन द मिडिल एजेस। ये 4 पब्लिकेशंस थे उनके मेजर जो डिस्कस होते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ सेविग्नी, अब सेविग्नी को भी किसी लोगों ने क्रिटिसाइज किया। पहला था जॉन ऑस्टिन। ऑस्टिन क्रिटिसाइज्ड हिस्ट्री आइडियाज बाय आर्ग्यूइंग लॉ कम्स फ्रॉम द कमांड ऑफ सॉवरेन। इनका तो पहले ही पता है थे लास्ट वीडियो में कि जो है जॉन ऑस्टिन जो थे वो एनालिटिकल स्कूल के फादर थे। उन्होंने कहा कि जो है सॉवरेन जो हमें कमांड देता है वो लॉ है, बट यहाँ क्या था, इन्होंने कहा कि सेविग्नी ने कहा कि जो है जो कस्टम्स है, जो ट्रेडिशंस है, जो चलते आ रहे हैं उससे लॉ डेवलप होना चाहिए, और देन जाके लेजिस्लेटिव को जब मैच्योर हो जाए तो उसको कोड करना चाहिए। और यहाँ उल्टा है, यहाँ है कि सीधा लेजिस्लेटिव या फिर सॉवरेन हमें कमांड जो लिख के देगा वो लॉ है, भले वो जस्ट हो या अनजस्ट हो। कस्टम बिकम्स लॉ ओनली व्हेन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, ये जस्टिन का कहना था। रॉस्के पाउंड अनदर क्रिटिसाइजर थे। इन्होंने क्या कहा, लॉ शुड बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। इन्होंने कहा लॉ जो है हमारे सोशल जो हमारा लाइफ है उसको चेंज करने के लिए बनना चाहिए, उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उसको सुधारने के लिए, इसके लिए होना चाहिए, ना कि कस्टम से होना चाहिए। सोसाइटी चेंजेस थ्रू लेजिस्लेशन नॉट मेडली कस्टम्स। तो इन्होंने कहा कि लॉ जो है हमारे सोशल एक्टिविटी जो है, सोशल नीड्स है, इनको इंजीनियरिंग करके उसको सुधारना है, ना कि जो है कस्टम्स पे आया जो उससे करना है। बेंथम भी हमारा जो है एनालिटिकल स्कूल के थे, तो बेंथम ने हमारे कहा कि कस्टम्स में बी इरेशनल्स एंड कोडिफिकेशन क्रिएट सर्टेनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। तो बेंथम ने कहा कि कोडिफिकेशन जो है सर्टेनिटी और यूनिफॉर्मिटी लाएगा, बट जो हमारा सेविग्नी है वो कहा कि इसको लास्ट में रखेंगे, जब हमारा सर्टेनिटी हो जाएगा, मैच्योरिटी आ जाएगा, देन इसको रखेंगे। अब है हेनरी मैने मॉडिफिकेशन। ऑल्दो मैने बिलोंग टू द हिस्टोरिकल स्कूल, ही डिड नॉट कंप्लीट एग्री विद द सेविग्नी। मैंने एक्सेप्टेड इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टम बट आल्सो एक्सेप्टेड कोडिफिकेशन, लेजिस्लेशन, सोशल इवोल्यूशन। तो इसने जो है ये कस्टम वाली बात तो सही माना हेनरी मैने ने, बट उसने बोला नहीं, कोडिफिकेशन, लेजिस्लेशन, सोशल इवोल्यूशन ये भी चाहिए साथ में। जनरल क्रिटिसिज्म ओवर मैनी मॉडर्न लॉज आर क्रिएटेड थ्रू लेजिस्लेशन, एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन, टैक्स लॉ, एनवायरमेंट लॉज, इग्नोर्स लॉ रिफॉर्म, बैड कस्टम शुड नॉट कंटिन्यू मेडली बिकॉज दे आर ओल्ड, एग्जाम्पल सती, अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज। तो जैसे हमने कस्टम्स की बात कर रहे थे, तो इसने कहा कि जो है क्रिटिसाइज में क्या कहा कि देखो हमने ज़्यादा कस्टम पे वो हो गए, ओवर मैफिस हो गया।
तो उसने कहा क्या कि जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, टैक्स लॉ, ये सब पहले बनना चाहिए, ये कस्टम से नहीं आएगा, ठीक है। और इग्नोर लॉ रिफॉर्म में इसने कहा कि जैसे कि कस्टम्स में हमें कुछ चीज़ें हटाना चाहिए अगर वो ओल्ड हो चुका है, जैसे सती प्रथा, अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज, ये सारा कुछ हटाना होगा। अब है वोल्केजिस्ट इज ए बैग, ये भी एक क्रिटिसाइज हुआ था। देयर इज़ नो ऑब्जेक्टिव वे टू आइडेंटिफाई द स्पिरिट ऑफ द पीपल। उसने कहा था वोल्केजिस्ट में कि स्पिरिट ऑफ द पीपल है, मतलब पीपल के साथ ग्रो करेगा, बट इसने कहा कि वैग है, हम कैसे नापेंगे या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि स्पिरिट ऑफ द पीपल है। अपोज्ड कोडिफिकेशन, मैनी लीगल सिस्टम्स रिक्वायर कोडिफाइड लॉज फॉर सर्टेनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। अनस्टेबल for rapidly changes society, technology, cyber law and AI require quick legislation rather than waiting for the customs। तो ये भी एक तुम्हारा क्रिटिसाइज है कि मतलब हम वेट करेंगे कस्टम्स को ग्रोथ करने का, तब हम AI और या फिर साइबर लॉ का हम जो है वो कोडिफाई करेंगे, कि पहले हम कोडिफाई करेंगे देन लॉ लेके आएंगे, ताकि जो है वेट नहीं करना पड़े हमें। अब आते हैं सेकेंड जो हमारे जो है हिस्टोरिकल स्कूल के, वो है जॉर्ज फ्राइडरिच पुच्ता, 1798 से लेकर 1846। इंट्रोडक्शन है इनका। डिसिपल ऑफ सेविग्नी, ही वाज ए जर्मन ज्यूरिस्ट, मतलब वो सेविग्नी का फॉलोअर थे और जर्मन ज्यूरिस्ट थे। डेवलप्ड सेविग्नी थ्योरी लॉजिकली theory. Pushta accepted Volcagists but argued law develops from both the people and the state। ये कह रहा है कि पीपल के थ्रू जो कस्टम था वो तो है ही, प्लस स्टेट के थ्रू भी जो लेजिस्लेटिव बना रहे हैं उनके थ्रू भी, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। पुछता मतलब उन्होंने कहा कि लेजिस्लेटिव भी होना चाहिए और स्टेट और पीपल कस्टम दोनों का मिक्स होना चाहिए। नाइदर द पीपल एलोन नॉर द स्टेट एलोन क्रिएट्स लॉ। इसने कहा कि ना तो कस्टम के थ्रू और ना ही स्टेट के थ्रू, अकेले दोनों का बस कब नहीं है। इन दोनों का जब चीज़ों को कंबाइन करेंगे तभी एक अच्छा लॉ बनेगा। कंट्रीब्यूशन, इम्प्रूव्ड सेविग्नी थ्योरी, एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द कस्टम। तो ये वही बात कर रहा है कि स्टेट और कस्टम दोनों को साथ लाने की कोशिश किया। मेड हिस्टोरिकल स्कूल मोर सिस्टमेटिक, ठीक है। इनके पब्लिकेशंस थे कस्टमरी लॉ, कोर्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस। क्रिटिसिज्म ऑफ पुस्ता, अब इनके भी क्रिटिसाइज हुआ था, वो था कंटिन्यूड ओवर एम्फेसिस ऑफ कस्टम। इसने भी कस्टम पे ज़्यादा जोर दिया, इसीलिए उस पर क्रिटिसाइज हुआ। डिड नॉट एक्सप्लेन लेजिस्लेटिव लॉ एडिक्वेटली, इसने स्टेट बता दिया बस उसने, लेकिन लेजिस्लेटिव लॉ के ऊपर ज़्यादा कुछ डिफाइन नहीं किया। लेस प्रैक्टिकल फॉर मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स, ठीक है। तो इनका जो है ज़्यादा जो है डेमोक्रेटिक स्टेट्स के ऊपर ज़्यादा कुछ मॉडर्न के हिसाब से नहीं कुछ था इनका थ्योरी जो था। अब आते हैं थर्ड जो हमारा हिस्टोरिकल स्कूल का है, वो है सर हेनरी समर मैने 1822 से 1888। इंट्रोडक्शन, इंग्लिश ज्यूरिस्ट, ये इंग्लिश ज्यूरिस्ट थे, फाउंडर ऑफ इंग्लिश हिस्टोरिकल स्कूल। इंग्लिश हिस्टोरिकल स्कूल के अगर कोई बोलेगा कि फाउंडर कौन थे, तो वो हमारा सर हेनरी समर मैने। और जर्मनी वाले जो हिस्टोरिकल स्कूल के थे वो थे सेवेग्नी। अब है सर्व्ड एज ए लीगल मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। फेमस थ्योरी, स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो ये जो हमारे सर हेनरी समनर मैने हैं, इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया था, स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। इनका ये कहना था जो सोसाइटी में जो हमारा स्टेटस है उससे उठ के अब जो हमें कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि कौन कौन कास्ट का है, कौन कितना कमा रहा है, कौन कितने नीचे वर्ग का है, कौन रिलीजन है, ये है वो सब स्टेटस से, एक सामाजिक स्टेटस से उठ के कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ना चाहिए, ताकि जो है एक अच्छे से लॉ हम फॉलो कर सके और उसमें जो कास्ट और ये सारी चीज़ें, रिलीजन, ये सारी चीज़ें नहीं आ सके। प्रोफेशंस जो पहले के थे वो नहीं आना चाहिए। दिस इज़ मैंने ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू मैंने एंशियंट सोसाइटी से। एंशियंट सोसाइटी में हमारे पास स्टेटस के बिहाफ पे सब कुछ चलता था। अब मॉडर्न सोसाइटी में हमें जो फॉलो करना चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट। मीनिंग अर्लियर पीपल वेयर गवर्न बाय फैमिली, कास्ट, बर्थ एंड सोशल पोजीशन, बट मॉडर्न सोसाइटी is governed by agreements and free will. Example, old India, caste dependent determined occupation. Modern India, profession depends upon the contract and choice. तो उनका ये कहना था, ठीक है। Contributions, connected history with comparative law, explained evolution of law, influenced legal anthropology, studied Indian legal institutions.
इनके मेजर जो पब्लिकेशंस थे एंशियंट लॉ 1861 में, विलेज कम्युनिटीज 1871 में, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन 1875 में, डिस्ट्रेशंस ऑफ अर्ली लॉ एंड कस्टम 1883 में। क्रिटिसाइज ऑफ मैने, अब मैंने को क्या क्या क्रिटिसाइज मिला, स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू, उनका लोगों ने कहा कि स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सली ट्रू नहीं हो सकता है। मॉडर्न लेबर एंड कंज्यूमर लॉज री इंट्रोड्यूस स्टेटस बेस्ड प्रोटेक्शंस, जो मॉडर्न लेबर एंड कंज्यूमर्स लॉ है वो उसने जो है इंट्रोड्यूस किया स्टेटस बेस्ड प्रोटेक्शंस, तो यहाँ पर इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हिल गया। सम सोसाइटीज कंटिन्यूज टू रिलाई हैवली ऑन स्टेटस एंड कस्टमरी नॉर्म्स, तो ये लोगों का कहना था। अब आते हैं कंपैरिजन पे, सेवेग्नी, पुस्ता एंड मैने, जो तीनों हिस्टोरिकल स्कूल के फॉलोअर थे। तो कंट्री के बिहार पे अगर हम देखें तो सेवेग्नी जर्मनी के थे, पुस्ता भी जर्मनी के थे, वाइल मैने जो है हमारा इंग्लैंड थे, इसलिए इंग्लिश हिस्टोरिकल स्कूल के जो फाउंडर हो गए वो मैने हो गए। अब मेन थ्योरी इनका था वोल्केजिस्ट था सेवनी का, और पुस्ता बोले थे स्टेट प्लस पीपल दोनों को लेके चलेंगे, और मैंने बोला था जो स्टेटस से उठ के कॉन्ट्रैक्ट की तरफ मूव हो। सोर्स ऑफ लॉ थे ये कस्टम पे भी डिपेंडेंट थे, ये कस्टम प्लस स्टेट मतलब पीपल प्लस स्टेट, और ये हिस्टोरिकल इवोल्यूशन पे थे। मैंने कोडिफिकेशन की बात करें तो अपोज्ड इनिशियली, ये मॉडरेट पे थे और ये एक्सेप्ट किए पे थे। फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल थे ये, और इम्प्रूव्ड सेवेग्नी थ्योरी, ये इसी के थ्योरी को इम्प्रूव किए स्टेट जोड़ के, और ये इंग्लिश हिस्टोरिकल स्कूल के फाउंडर थे। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल, रिकॉग्नाइज्ड कस्टम एज ए सोर्स ऑफ लॉ, इंकरेज्ड स्टडी ऑफ लीगल हिस्ट्री, इन्फ्लुएंस्ड कॉम्पिटेटिव लॉ, इन्फ्लुएंस्ड सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, हेल्प्ड प्रिजर्व कल्चरल आइडेंटिटी इन द लीगल सिस्टम। तो कस्टम से क्या मिला हमें कि जो है कल्चरल आइडेंटिटी को भी लीगल सिस्टम में जगह मिला। Landmark influence in India. The Indian legal system recognized custom as a source of law in several areas, including Hindu law, tribal customary law, certain personal laws. However, customs must satisfy conditions such as reasonableness, certainty, continuity, and not being contrary to state and public policies. मतलब हम जो है कस्टम्स पे डिपेंड हैं, बट उसमें ये सारी चीज़ें भी होना चाहिए, रीजनेबलनेस होना चाहिए, सर्टेनिटी, कंटिन्यूटी एंड नॉट बीइंग कॉन्ट्रेड, और जो पब्लिक पॉलिसी और स्टेट है स्टेट उसके जो है कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि AIB या फिर जुडिशरी में पूछा जाता है। हु इज़ द फादर ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्पोंडेंस? तो फ्राइडरिच कार्ल वॉन सेवेग्नी। व्हाट इज वोल्केजिस्ट? वोल्केजिस्ट का जो मीनिंग था वो था स्पिरिट ऑफ द पीपल। Who gave the theory of status to contract? तो सर हेनरी मैने, जो कि इंग्लैंड के थे। Which thinker improved सेवेग्नी थ्योरी? पूछता जॉर्ज फ्राइडरिच पूछता। इन्होंने क्या किया? स्टेट प्लस कस्टम दोनों को जोड़ दिया। जॉर्ज फ्राइडरिच पूछता। Which book is written by हेनरी मैने? एंशियंट लॉ 1861 में। एंशियंट लॉ जो है किसने लिखा था? वो हेनरी मैने ने लिखा था। हेनरी मैने ने क्या दिया था कि स्टेटस टू कस्टम की तरफ कॉन्ट्रैक्ट की तरफ मूव करना है हमें। विच बुक अपोज्ड इमीडिएट कोडिफिकेशन? तो ये तो हमारा जो है सेवेग्नी का बुक था, ऑन द वोकेशन ऑफ आवर एज फॉर लेजिस्लेशन एंड ज्यूरिस्पोंडेंस। ऑन द वोकेशन ऑफ आवर एज फॉर लेजिस्लेशन एंड ज्यूरिस्पोंडेंस। हु क्रिटिसाइज्ड सेवेग्नी अपोजिशन टू कोडिफिकेशन? तो सेवेग्नी का जो कॉन्सेप्ट था उसको किसने अपोज किया था? तो पहला है जेरेमी बेथम, जॉन ऑस्टिन एंड लेटर रॉस्केपॉन फ्रॉम डिफरेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स। तो हिस्टोरिकल स्कूल में बस इतना ही है। अब नेक्स्ट हम टॉपिक लेके आएंगे अनदर वीडियो पे ज्यूरिस्पोंडेंस में। तो हमारे वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो है सारे जो है लेटेस्ट वीडियोज आप तक पहुंच सके। तो ये रिवीजन आपको करा रहे हैं स्टार्टिंग से। ये यहाँ था हमारा स्टार्टिंग जब हम सबसे पहले पढ़े थे हिस्टोरिकल फादर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल फ्राइडरिच कार्ल वॉन सेवेग्नी। इनका मेनली जो मैक्सिम था वो था लॉ इज़ फाउंड नॉट मेड, लॉ इज़ फाउंड फ्रॉम कस्टम नॉट मेड फ्रॉम लेजिस्लेटिव। और ये 19th सेंचुरी में आया था जर्मनी में, किसके अगेंस्ट? नेचुरल लॉ स्कूल, एनालिटिकल स्कूल या रैपिड कोडिफिकेशन ऑफ लॉज, उसके अगेंस्ट आया था ये।
ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। बाय।